चलिए नमस्कार सभी को। दिख रहा है साफ यहाँ पे? देखिए आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें देखो, अभी जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था रेप ऑफ ल्यूक्रियस, पढ़ लिया आप लोगों ने? उसके बारे में यूट्यूब पे वीडियो डाल भी दी थी, उसको चेक कर लेना। वो पिछली वीडियो यूट्यूब पे उसी के बारे में थी। तो अब जो क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम आपके सर पे है टीजीटी का, शायद कंफर्म नहीं कर सकते, वो 15 अगस्त तक का टेंटेटिव आ रहा है, हो सकता है उस टाइम से हो जाए, तो अपनी तैयारी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो फिलहाल जो क्वेश्चंस आएंगे ये विलियम शेक्सपियर के ऊपर 40 क्वेश्चन है। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चन हैं इसमें। अब विलियम शेक्सपियर के बारे में जरूरी नहीं कि वो 2-3 पोएम्स के बारे में हो, 2-3 क्वेश्चन इधर उधर से भी हैं, लेकिन ज़्यादा जो फोकस किया है इसमें, एक तो फिनिक्स एंड टर्टल, ये एक पोएम है इसका, और दूसरा लवर्स कंप्लेंट, ठीक है, और एक इसका वेनस एंड एडोनिस, ये लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके थे, वेनस एंड एडोनिस को वहाँ पे हो चुके थे कुछ क्वेश्चन के, और कुछ ग्रामर के क्वेश्चन हैं। ग्रामर के क्वेश्चन किस तरह के होंगे, ऐसा नहीं है कि एरर आ गई उसमें एरर चेक करना होता है। आजकल जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना ग्रामर में, कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर पूछे थे इन लोगों ने, वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे थे। तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस को किस तरह से आप करोगे ये आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग खोल के उन क्वेश्चंस को देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे, और कुछ लिटरेरी टर्म्स के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। क्लियर यहाँ तक? तो चारों तरह के 3-4 तरह के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। विलियम शेक्सपियर के आसपास के जो उसके एलिजाबेथन टाइम के जो क्वेश्चंस बनेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन, सारे तो नहीं, वो तो बहुत लंबा करियर है इसका, लेकिन फिलहाल इसकी 3-4 पोएम्स जो हैं, जो पोएट्रीज वगैरह से, सोनेट से भी क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं, सोनेट से क्वेश्चंस उठेंगे कल से, ठीक है। और अब संडे ऑफ नहीं रहेगा आप लोगों का, तो संडे भी क्लास रहेगी आप लोगों की। सोनेट्स वगैरह से क्वेश्चंस उठ जाएंगे, ट्रेजेडीज से क्वेश्चंस उठ जाएंगे, तो जितने क्वेश्चंस आप उठा सकते हैं उन क्वेश्चंस को फॉलो करते चले जाएं। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे, क्लास पे आइए डायरेक्ट। देखिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ के चलो और कवर कीजिए। पढ़े तो होंगे आपने ये? देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक करिए जल्दी से। होम डिड शेक्सपियर एड्रेस हिज पोएट्री द रेप ऑफ ल्यूक्रेस? रेप ऑफ ल्यूक्रेस जो था ये किसको एड्रेस किया था इसने, बताइए? विलियम हर्बर्ट, याद है? हाँ, विलियम हर्बर्ट, या अर्ल ऑफ क्या है, साउथहैम्पटन। चलिए आगे क्वेश्चन पे नेक्स्ट देखिए। हु रेप्ड, अच्छा ये चीज़ें तभी पता चलेंगे जब आपने उसको थ्योरी को समझा होगा। हु रेप्ड ल्यूक्रियस इन द रेप ऑफ ल्यूक्रियस बाय शेक्सपियर? कौन था? देखो पब्लियस वैलेरियस था, जूनियस ब्रूटस, सेक्सटस टर्केनियस, या लूसियस टर्केनियस? कौन था? सी ऑप्शन ना? हाँ, सेक्सटस टर्केनियस। लूसियस टर्केनियस तो इसका फादर था, ठीक है, जो रोम का राजा था, और ये रोम का युवराज आप मान सकते हैं। हाँ, टर्केनियस, ये रोम का आप युवराज इसको मान सकते हैं। क्लियर यहाँ तक पॉइंट आपका? चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज फैक्ट्स रिलेट्स द रेप ऑफ ल्यूक्रियस? इनमें से कौन सा फैक्ट है जो रेप ऑफ ल्यूक्रियस से रिलेटेड है? चेक कीजिए जल्दी से। ए पोएम ऑफ, हाँ, 265 स्टेंजाज, 7 लाइन्स ईच, यही समझ गए ना? हाँ, तो सारी चीज़ जो है इसमें क्या है, बिल्कुल साफ लिखा है। 265 स्टेंजाज बिल्कुल सही है, 7 लाइन्स है, ये भी सही है, 1858 लाइन्स, ये भी सही है, और राइम रॉयल में इसको लिखा गया है स्टेंजा फॉर्म में, बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन जाएगा। और ये जो सेकंड लिखा है, ए पोएम ऑफ 199 स्टेंजाज, ये विनस एंड, हाँ, ये विनस एंड एडोनिस का है। चलिए बहुत सही, अगला क्वेश्चन आइए। अच्छा, ये जो लिखा है, ए पोएम ऑफ 13 क्वार्टरेंस एंड 5 ट्रिपलेट्स, द राइम स्कीम ऑफ इज ए बी बी ए ए ए, ये किसका है? आएगा पॉइंट, हाँ पढ़ाया था, ये आएगा पॉइंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए। स्ट्रेटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन, स्ट्रेटफोर्ड एक बहुत ही शानदार सा गांव है, कहाँ का? ये वर्ड पता है कहाँ से उठा है? स्ट्रेटफोर्ड, जहां विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ है वहां से उठा हुआ वर्ड है। विलियम शेक्सपियर का जहां पे जन्म हुआ उस गांव का नाम था स्ट्रेटफोर्ड, और ये जगह थी वारविकशायर। अच्छा, एरेडा क्या था? ये पता है क्या था एरेडा? नहीं पता है? चलो, रोम में जहां पे रेप ऑफ ल्यूक्रियस को उसका सेटिंग किया गया है, उस जगह का नाम रोम में यही है, एरेडा।
और साउथहैम्पटन तो ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन से जुड़ा हुआ वर्ड है, और रोम वोम ये तो आपको पता ही है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच कैरेक्टर आउट ऑफ दीज डिड नॉट अपीयर इन रेप ऑफ द ल्यूक्रियस? इसमें से कौन सा कैरेक्टर है जो रेप ऑफ ल्यूक्रियस में नहीं है? समझ गए? किंग आर्थर। देखो जूनियस ब्रूटस भी है, लूसियस टर्कैनियस भी है और कैलेटिनस भी है। अच्छा, कहीं कहीं पे इसका नाम कैलेटिनस लिखा मिलेगा, कहीं पे इसका नाम कैलेटाइन लिखा मिलेगा, ठीक है ना? तो वो सरदर्दी मत पालना, वो इजी मतलब अपने हिसाब से कॉमन पॉइंट को याद रख के चलिए आप इसमें। नेक्स्ट आइए। और अब सिर्फ क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए जो एग्जाम्स में है। देखिए, टू विच पोएम डिड डॉगलास बुश सेड इट इज छूट गया इसमें, इट इज़ अ म्यूजियम पीस। इट इज़ अ म्यूजियम पीस, इज इधर तो नहीं लिखा गया। हाँ, इट इज़ अ म्यूजियम पीस। बताइए ये कौन सी पोएम के लिए डॉगलास बुश ने, ये वर्ड आया था पहले, मैंने आपको बताया था, ए म्यूजियम पीस इसने कहा था। डॉगलास बुश ने कौन सी पोएम के लिए कहा था? कौन सा? वेनस एंड एडोनिस नहीं, कुछ और बताइए। मेरी आवाज़ बहुत तेज आ रही है क्या? तो आपकी आवाज़ मुझे बहुत तेज आ रही है। चलिए, अब बोल रहे हैं कोई बच्चा एक बार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताइए किसने कहा था? देखो एक तो ये चीज़ रखना, इट इज़ अ म्यूजियम पीस। ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस है डॉगलास बुश की, इसे तो याद रखिएगा, डॉगलास बुश ने कहा था इसको। और लवर्स कंप्लेंट या वेनस एंड एडोनिस या पैसिनेट पिलग्रिम, इनके बारे में नहीं, ये कहा गया था रेप ऑफ ल्यूक्रियस के बारे में। इस रेप ऑफ ल्यूक्रियस के बारे में कहा गया था और कहा था डॉगलास बुश ने। नेक्स्ट देखिए, 7th क्वेश्चन, व्हेन वाज द पैसिनेट पिलग्रिम पब्लिश्ड? अब जब पैसिनेट पिलग्रिम की मैं एक वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब के ऊपर, छोटी सी है, हालांकि पैसिनेट पिलग्रिम के ऊपर वीडियो की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा पॉइंट है। लेकिन जो इससे अलग जो पोएम है, जैसे एक पोएम है इसका पोएटिक कंपोजिशन है फिनिक्स एंड टर्टल, इसकी थोड़ी सी स्टोरी है, उसको मैं समझा दूंगा किस दिन यूट्यूब पर वीडियो डाल दूंगा, हो सकता है कल भी उसको डाल दूं, तो ध्यान रखिए इसको। तो पैसिनेट पिलग्रिम पब्लिश कब हुआ था मालूम है? ये पब्लिश हुआ है 1599। इनके नोट्स अपने आप बना के चलना, छोटे छोटे पॉइंट्स के। 1599 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट आइए। हाउ मैनी पोएम्स वर देयर इन द पैसिनेट पिलग्रिम? ये एक पोएटिक कंपोजिशन था। अच्छा, इसमें एक डाउट है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ लोग कहते हैं 21 पोएम्स थी, कुछ कहते हैं 20 पोएम्स थी, तो ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि 20 पोएम्स ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट पॉइंट माना जाता है इसमें, कि पैसिनेट पिलग्रिम एक कंपोजिशन था, इसे जिसने लिखा था उसके बारे में क्वेश्चन है यहाँ पे आगे जाकर। अब इसमें से 20 पोएम्स थी, तो ध्यान दीजिएगा इन 20 में से कुल 5 पोएम्स ही विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी, बाकी पोएम्स अलग थी। नहीं बता रहा हूँ उसको, लेकिन कभी कभी इसका 21 पोएम्स आता है, वहाँ पे 6 पोएम्स लिखा, तो इसमें डाउट होता है कई बार, क्योंकि बाकी पढ़ के देख लीजिएगा, इसमें एक पोएम के ऊपर डाउट रहता है क्रिटिक्स को, कुछ कहते हैं शेक्सपियर का है, कुछ कहते हैं नहीं है, वो अलग पॉइंट है। लेकिन ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करना, अगर ऑप्शन में 20 पोएम्स है, 21 पोएम्स नहीं है, तो 20 पोएम्स वाला ऑप्शन जाएगा, ठीक है। अगर पूछे विलियम शेक्सपियर ने कितनी पोएम्स लिखी, मान लो 6 पोएम्स का ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर 6 पोएम्स से फिर 5 पोएम्स का ऑप्शन रखना वहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज ये 20 पोएम्स भी माने जाते हैं, 21 भी माने जाते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में कोई से एक ही होगा वहाँ पर। तो जैसे इसने कहा कि हाउ मेनी पोएम्स वर देयर इन द पैसिनेट पिलग्रिम्स, कौन सी है? 21 पोएम्स। हो सकता है 21 पोएम्स ऑप्शन में ना हो, फिर 20 पोएम्स का ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन इन 21 पोएम्स में से शेक्सपियर ने कितनी लिखी थी? 6 पोएम्स। यहाँ 5 पोएम्स का ऑप्शन नहीं है, 6 पोएम्स। द पैसिनेट पिलग्रिम में सिर्फ 5 पोएम्स या 6 पोएम्स, बेसिकली 5 माने जाते हैं, कई बुक्स में 5 है, कई जगह पे 6 है, तो कुछ लोग हैं जो इस बात पे बवाल मचा सकते हैं, लेकिन चक्कर में पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। 5 और 6 में से ऑप्शन एक होगा, बेसिकली 6 माना जाता है, पर जो टेक्निकली कई बुक्स में जो सर्च किया वहाँ पे 5 है। अब आप कहो जी पढ़ के देख लो, भाई जो बुक में लिखा हम उसको चेक करेंगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं कि इन चीज़ों को पढ़ के बैठेंगे, एक एक पोएम को देखेंगे। आप इसमें कोई क्रॉस चेकिंग नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर अंदाज़ा लगाना है इसमें पैसिनेट पिलग्रिम के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज
द मेजर क्रिटिक ऑफ विलियम शेक्सपियर इन 20th सेंचुरी। अब चेक करिए ध्यान से कि इनमें से कौन सा मेजर क्रिटिक है जो विलियम शेक्सपियर का इन 20th सेंचुरी, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर क्रिटिक ऑफ विलियम शेक्सपियर इन द 20th सेंचुरी। इसमें से 20वीं शताब्दी में विलियम शेक्सपियर के बारे में ज़्यादा आलोचना या ज़्यादा क्रिटिसिज्म किसने किया है? कौन था क्रिटिक, बताइए? AC ब्रैडली। रट लेना इस पॉइंट को, 20th सेंचुरी में एक बंदा था AC ब्रैडली और इसने विलियम शेक्सपियर को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, देखिए शेक्सपियर हैज रिटन हिस्ट्रिकल प्लेज कितने? 10। अगर कोई पूछे कि शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे तो कितने थे? 37। इसने टोटल 37 प्लेज लिखे हैं, लेकिन इनमें से हिस्ट्रिकल प्लेज कितने हैं? ओनली 10। ठीक है ना, हिस्ट्रिकल प्लेज 10 है और 37 इसने लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हु इज द हस्बैंड ऑफ, अब देखो कहीं पे लुक्रेसिया लिखा हुआ, जैसे यहाँ लिखा लुक्रेसिया, और कहीं पे लुक्रेस लिखा होता है, तो वो देख लेना जो भी है। तो हु इज द हस्बैंड ऑफ लुक्रेसिया इन द रेप ऑफ लुक्रेस? कितने थे? हाँ, कॉलेटिनस। ये कॉलेटाइन भी होता है इसका नाम, कई जगह लिखा, कॉलेटिनस भी हो सकता है। टर्केनियस कौन था? रेप किया था इसने, सेक्सटस टर्केनियस जो था, ठीक है ना। और जीनियस ब्रूटस कौन था? ये फ्रेंड था कॉलेटियस का और उसके फादर इन लॉ का जो था, और ये भी फ्रेंड था। चलिए नेक्स्ट आइए, ये कैरेक्टर्स बस याद रखना, कैरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है अमंग, अच्छा नहीं पढ़ा हो, मान लो कंफ्यूजन बने तो वीडियो चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब पे है इसका, रेप ऑफ लुक्रेस का वीडियो पड़ा हुआ वहाँ पे। अमंग दीज वर्क्स विच इज कॉल्ड द फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोयम? फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटा, अच्छा एक पॉइंट को समझ के चलो, मेटाफिजिकल पोएट्री जो आई थी ये जॉन के टाइम से स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। मेटाफिजिकल पोएट्री चार्ल्स के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, जेकब में, सॉरी, किंग जेम्स जो था जेकोबियन एज में, ठीक है। उसके बाद कैरोलिन एज आई थी, उसके बाद मतलब पॉइंट समझ ले, कैवेलरी पोएट्स वगैरह बने थे, याद है पॉइंट ये आपको? तो जेकोबियन के टाइम पे स्टार्ट हो गया था मेटाफिजिकल पोएट्री, जॉर्डन वंडन जो भी थे वहाँ पे स्टार्ट हुए थे। लेकिन इसने कहा था कि फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोएम किसको कहा जाता है, मतलब उससे बहुत काफ़ी पहले की बात चल रही है, तो कौन सा है? रेप ऑफ लुक्रियस, लव्स लेबर्स लॉस्ट, मैरिज सोनेट्स, या द फिनिक्स एंड द टर्टल? इसे याद कर लीजिएगा, ये फिनिक्स एंड टर्टल है, द फिनिक्स एंड द टर्टल, इसको कह दिया गया था। बस ये कहा जाता है, टाइटल है इसका कि द फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोएट्री। अच्छा, मेटाफिजिकल का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, वो कंपैरिजन जो कंसीट के थ्रू चल रहा है, यानी कि उसमें ऐसा कंपैरिजन होता है जो बियॉन्ड द वर्ल्ड है, मतलब हम ऐसे ऐसी बातें कर देते हैं, समझ के मैंने बताया था ये इंटेलेक्चुअल कंपैरिजन होता है एक टाइप का, कि जो बड़े बड़े विद्वान लोगों ने किए थे, छोटे मोटे लोगों से परे की बात है। नेक्स्ट आइए, बाकी इसके बारे में पढ़ के देखना मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में। विच इज नॉट ट्रू, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द फिनिक्स एंड द टर्टल? फिनिक्स और टर्टल के बारे में इनमें से कौन सी बात है जो सही नहीं है? इट इज एन एलेग्रिकल एलिजी। अब अगर इसे पढ़ के देखोगे तो बिल्कुल सही है, इसके नोट्स बना लीजिएगा, बिल्कुल सही बात है, ये एक एलेग्रिकल पोएट्री है। एलेजी, सॉरी, ये एलेग्रिकल, अच्छा एलेग्रिकल जानते हैं एलेग्रिकल क्या होता है? सिंबॉलिक, प्रतीकों के जरिए चीज़ों को समझाते हैं, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन ठीक है, गलत नहीं है। वो पूछ रहा है जो सही नहीं है, ये तो सही हुआ। ये मिथिकल फिनिक्स है, कंज्यूम्स इटसेल्फ इन फायर एंड अनदर फिनिक्स इज बोर्न ऑफ एशेज। इसकी जो कहानी है मैं आज आपको कल उसको डिस्क्राइब कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, लेकिन ध्यान रखिए छोटा सा पॉइंट समझ लीजिएगा। फिनिक्स एक ऐसी जादुई चिड़िया है जो मिथोलॉजी में पाई जाती है। मिथ का मतलब होता है मिथ्यावाद, आप इसे मान सकते हैं, जो पौराणिक चीज़ें हैं जिनका कोई साइंटिफिक बिहाफ नहीं है, उसे मिथ्स बोलते हैं। जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बस मान्यता है, उसे मिथ कहा जाता है। अब यहाँ जो पॉइंट है कि फिनिक्स एक ऐसी चिड़िया थी जिसमें आग लग जाती है अपने आप ही, और जब वो आग लग जाती है तो उसकी जो राख है, उसकी राख से फिर नई चिड़िया बन के उड़ जाती है, उसे फिनिक्स कहा जाता है इंग्लिश मिथोलॉजी में। ठीक है यहाँ तक तो इंग्लिश मिथोलॉजी में फिनिक्स कहते हैं, तो वो ठीक है, इसका बिल्कुल सही लिखा है कि मिथोलॉजिकल फिनिक्स है जो अपने में आग लगाती है और उसके बाद उसी की राख से एक नई चिड़िया बन के उड़ जाती है। ये भी बात बिल्कुल सही लिखी है, ऐसा है। दिस पोएम इज इंक्लूडेड इन रॉबर्ट चेस्टर्स लव्स मार्टर।
लव, देखे ध्यान देखिए, रॉबर्ट चेस्टर का नाम जब भी आएगा तो ये फिनिक्स एंड टर्टल से जुड़ जाता है, या जब भी आप द फिनिक्स एंड टर्टल को पढ़ेंगे लिटरेरी एनालिसिस के जरिए तो रॉबर्ट चेस्टर का नाम जरूर आएगा। तो रॉबर्ट चेस्टर ने लव्स मार्टिर 1601, ठीक है ना, उसमें भी इसका जिक्र किया है, उसमें भी इसको इंक्लूड किया है रॉबर्ट चेस्टर ने। दिस पोएम इज इंक्लूडेड इन रॉबर्ट चेस्टर्स लव्स मार्टिर 1601, उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन भी। और इट इज ए कलेक्शन ऑफ 21 पोएम्स, ये ऑप्शन नहीं है। 21 या 20 पोएम्स का कलेक्शन कौन है? द पैसिनेट पिलग्रिम। तो ये ऑप्शन गलत है इसका, तो डी ऑप्शन नहीं आएगा, मतलब डी ऑप्शन ही इसका जाएगा। उसने पूछा जो सही नहीं है, ये से क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। 15th क्वेश्चन देखिए, विच वर्क बिलोंग्स टू शेक्सपियर, इनमें से कौन सा वर्क है जो शेक्सपियर का है? तो नन ऑफ दिस जाएगा ना, फिर नन ऑफ दिस भी तो ऑप्शन होता है ना एक। तो ऑन शेक्सपियर भी इसका वर्क नहीं है, द रेनबो भी इसका नहीं है, और टू ड्यूटी भी नहीं है, ये वर्ड जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज 4th फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स पब्लिश्ड, कब पब्लिश हुआ था? एग्जैक्टली बता रखा है कि आपको सिर्फ दो ही डेट याद रखनी है, एक तो 1623 और एक 1685, बस पहला और चौथा याद रखिएगा आप। इसमें फर्स्ट से ही आप सेकंड बना लेंगे, 1623 फर्स्ट है, इसे उल्टा कर दीजिए 1632 सेकंड हो जाएगा, और इनकी गुना कर दीजिए 16×6, समझ गए ना, 3 दूनी 6, ये जो 1664 ये थर्ड हो जाएगा, बस फोर्थ याद रख लो 1685। क्या पूछ रहा है? 63, सॉरी ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, वो गलती यहाँ से होगी। तो ठीक है ना, आपको सिर्फ कौन सा याद रखना है? 1685 वाले पॉइंट को याद रखिए, 23 और 85 बस, बाकी वहीं से कॉम्बिनेशन बन जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी प्लेज वर इंक्लूडेड इन द 3rd फोलियो ऑफ शेक्सपियर। आप इसे फोलियोज को पढ़ के देखेंगे तो उसमें क्लियर पॉइंट समझ में आ जाएगा कितने प्लेज थे जो शेक्सपियर के फोलियोज में 3rd फोलियो में उसे इंक्लूड किया गया था। हाउ मेनी प्लेज वर इंक्लूडेड इन द 3rd फोलियो ऑफ शेक्सपियर? 7th, ठीक है ना। उसमें कौन कौन से थे वो आपको पता चल जाएगा। पैरिक्लिस भी इसी में लिया गया था, याद है ना, पैरिक्लिस को इसमें लिया गया था, फर्स्ट से छोड़ दिया गया था, सेकंड से भी छोड़ दिया था पैरिक्लिस को, और 7 मतलब एक पैरिक्लिस और जो 6 अलग थे उन प्लेस को इसमें इंक्लूड कर दिया गया था। तो यहाँ पे टोटल कितने प्लेस हो गए थे? कितने हो गए थे? 36 प्लस 7 कितने हो गए थे? 43। तो 3rd फोलियो में 43 प्लेस आ गए थे। नेक्स्ट आइए, फर्स्ट में कितने आए थे? फर्स्ट फोलियो में 36, पैरिक्लिस को छोड़ दिया था, और सेकंड फोलियो में 36 ही रखे थे, और 3rd फोलियो में हाँ 7 प्लस हो गए थे, 36 प्लस 7, उसमें 6 अलग थे और एक पैरिक्लिस था। तो थोड़ा सा याद रखें इन चीज़ों को। व्हेन वाज द फिनिक्स एंड द टर्टल पब्लिश्ड, फिनिक्स और टर्टल जो था ये कब पब्लिश हुआ बताइए? फिनिक्स, व्हेन वाज द फिनिक्स एंड टर्टल पब्लिश्ड, ये तो पढ़ा ही नहीं होगा आपने, तो जब इसे पढ़ेंगे तब देखना। बाकी सेट आपको मिल गया होगा, मीनू मिल गया आपको सेट? वो रचना तुम्हें मिल गया सेट? आप मुझे प्रीति अपना एड्रेस बता दीजिएगा, मैं उसको जो ना पोस्ट करा दूंगा नोट्स यहाँ से। तो ये जो ना 1601, इसे तो याद करना, हाँ 1601 इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, विच पोएम ऑफ शेक्सपियर हैज द लाइन्स ब्यूटी ट्रूथ एंड रेयरिटी ग्रेस इन ऑल सिंप्लिसिटी? ब्यूटी ट्रूथ एंड रेयरिटी, अच्छा ये रटने पड़ेंगे, इसके लिए आपको पोएम पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि अगर हम कहें कि जी पोएम्स पढ़नी है, बहुत सारे टीचर कहेंगे पोएम पढ़ लो। पोएम तब पढ़िए जब आप करीब 1.5-2 साल से कोचिंग पढ़ रहे हो। जब आपके पास में 2-3 महीने हों या 3-4 महीने पहले कोचिंग लगाए हो तो एक एक लाइन नहीं पढ़ सकते आप लोग। तो जो लाइन वाले क्वेश्चन आएंगे, आप कैरेक्टर्स वाले क्वेश्चन याद रखिए। देखो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेंगे आप लोगों को। एक तो ये लाइन कौन सी पोएम से है, और दूसरा विलियम शेक्सपियर के बारे में ऐसा किसने कहा, XYZ किसने कहा, या
मतलब थॉमस हार्डी के बारे में ऐसा किसने कहा है, थॉमस हार्डी ने इसके बारे में क्या कहा, एटसेट्रा एटसेट्रा जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट्स हैं उनको एक तरफ रखो फिलहाल, उसको रट सकते हो रट लीजिए, वरना एक तो कैरेक्टर सबके याद रखना कि कौन से प्ले में, कौन से ड्रामा में, कौन से नॉवल में या कौन से ऐसे में किस किस चीज़ का नाम लिया गया है, कौन सी पोएम में कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए गए हैं, कैरेक्टर्स, उनके एक्ट्स, उनके सीन्स, उनकी संख्या, पोएम्स है तो उनकी राइमिंग स्कीम्स, इनको ज़्यादा याद रखिए, ठीक है। और उसके बाद टाइम दीजिए लाइन्स याद करने में। तो आप अपने नोट्स जब बनाओगे तो ये क्वेश्चंस उठा के एक तरफ रख दीजिए कि सबसे बाद में पढ़ना है, क्योंकि आपके पास में लिमिट नहीं है इसकी, कोई पता नहीं कहाँ से पूछ ले, तो कितने याद कर सकते हो उसमें, क्योंकि 2-2 हज़ार लाइन्स है। पैराडाइज लॉस्ट देखोगे तो उसमें तो घनी लाइन्स हैं, पैराडाइज लॉस्ट में कहीं से भी लाइन उठ के आएगी तो क्या करोगे आप उसको, तो ये तो कह नहीं सकता कि मैं एक टीचर हूँ मैं कहूँगा यही लाइन आएगी उठ के। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको जो ना बाद के लिए उठा के रखनी है। तो फिर भी ध्यान रखिएगा इसमें, ब्यूटी ट्रूथ एंड रेयरिटी, अगर ये आता है ब्यूटी ट्रूथ एंड रेयरिटी तो ये लिया गया है आप फिनिक्स एंड टर्टल से, फिनिक्स एंड टर्टल, याद रख लेना इस पॉइंट को। तो नेक्स्ट, द टू बर्ड्स इन द फिनिक्स एंड द टर्टल आर, जो टू बर्ड्स हैं फिनिक्स एंड टर्टल में वो कौन है? हाँ भाई, फिनिक्स एंड टर्टल में 2 बर्ड्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, हल्का सा पॉइंट समझा देता हूँ। ये 2 बर्ड्स होती हैं, मर जाती हैं, फिर सारी चिड़ियाँ आती हैं, उनके लिए दुख मनाती हैं, फिर वो ठीक होकर जिंदा होकर उड़ जाते हैं, मतलब इस तरह की पोएम है, डिस्कस करेंगे बाद में उस चीज़ को। तो 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे। अब वो जो 2 बर्ड्स थी, मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था, टर्टल किसके लिए कहा था, लास्ट की क्लास में एक वीडियो आई थी इस टाइप की, लास्ट वीडियो में उसमें आया था कि टर्टल किसको रिप्रेजेंट किया था, उसने टर्टल को रिप्रेजेंट किसको लिए किया था पता है? किसके लिए? जॉर्ज सेकंड था, विलियम हर्बर्ट था भाई, विलियम हर्बर्ट। क्योंकि समझो इस चीज को, विलियम शेक्सपियर कौन से टाइम का पोएट था? एलिजाबेथ। और जॉर्ज सेकंड कब आया था? विलियम शेक्सपियर के तो बहुत बाद में आया था ये तो क्वीन एनी जब ये आया ही नहीं था भाई। विलियम शेक्सपियर से अगर पहले आया होता तो हम मान लेते, आप समझिए। अगर यहाँ पे चेतन भगत आज विलियम शेक्सपियर की बात कर रहा है तो ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि चेतन भगत से बहुत पहले विलियम शेक्सपियर आ चुका, चेतन भगत ने उसका नाम सुना है। लेकिन विलियम शेक्सपियर ने तो किंग जॉर्ज सेकंड का नाम ही नहीं सुना था भाई। किंग जॉर्ज सेकंड, जैकोबियन एज, फिर उसके बाद कैरोलिन एज, उसके बाद में कहीं जाके तब जॉर्ज वॉर्ज बने थे, मालूम है ना आपको। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसको कैसे, क्वीन एनी भी विलियम शेक्सपियर के बाद में आई थी, तो इनको कैसे डेडिकेट कर सकता है? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन समझिएगा इसमें, ये दोनों उसके फिल्म, ये दोनों उसके पोएम्स के कैरेक्टर्स हैं, तो अपने कैरेक्टर को तो भाई साहब एक पोएम वो रिप्रेजेंट करेगा नहीं। दूसरी चीज, ये भी उसकी पोएम है, वीनस एंड एडोनिस, ये भी पोएम के कैरेक्टर्स हैं। और ये जो दोनों हैं, ये दोनों उसके टाइम से पहले ना उसके टाइम पे थे, तो इनको तो वो ला ही नहीं सकता कभी भी, कैरेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा नहीं। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? क्वीन एलिजाबेथ एंड अर्ल ऑफ एसेक्स या विलियम हर्बर्ट। ये थोड़ा दिमाग लगेगा क्वेश्चन के ऊपर। हाँ हाँ, वही है, ठीक है ना। मतलब समझिए इस चीज को, जब क्वेश्चंस इस तरह के हैं थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी काम लेना पड़ेगा। टेक्निकली चीजें फंस जाती हैं कई बार क्वेश्चंस में, अपने कैरेक्टर्स को तो वो रिप्रेजेंट करने से रहा। क्योंकि देखो, वेनस एंड एडोनिस एक अलग पोएम है, ल्यूक्रियस एंड कॉलेटाइन जो है ये रेप ऑफ ल्यूक्रियस के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना। फिनिक्स एंड द टर्टल ये अलग ही पोएम है, तो इनको तो आपस में रिलेट करेगा नहीं वो। और क्वीन एने तो विलियम शेक्सपियर के बहुत बाद में आई थी ना, और ऐसे किंग जॉर्ज तो क्वीन एने के भी बहुत बाद आए थे, तो मरने के बाद आए थे इसके। तो जब ये बेचारा निकल ही लिया था तो इसको कैसे कर सकता है? थोड़ा दिमाग लगाना क्वेश्चन के ऊपर, समझ जाएगा ना मैं क्या करूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हेन डिड ए लवर्स कंप्लेंट अपीयर इन द सॉनेट्स? अब विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स टोटल कितने हैं? और उसमें भी क्वेश्चन बनता है कि उसने कौन से सोनेट, ये 1 से लेके फर्स्ट से लेके 126 तक किसको डेडिकेट किए, 127 से 152 तक किसको डेडिकेट किए, और 153 और 154 किसको डेडिकेट किए। मालूम है क्वेश्चन बनता है कई बार इस तरह को, ध्यान रखना, करा चुका उसको मैं। लेकिन इसके सोनेट में एक पोएम इंक्लूड की गई थी, ए लवर्स कंप्लेंट। तो ये कौन से ईयर में सोनेट में की गई थी? ये था 1609। 1609 में इसको सोनेट्स में इंक्लूड किया गया था। इसे याद कर ले 9 पॉइंट्स को, चाहो तो नोट्स बना लीजिएगा। बाकी जब आप
क्या चीज़? थॉमस, बिल्कुल सही है, थॉमस का नाम कई बार आएगा इसमें, यहाँ पे ध्यान रखिएगा उस चीज़ को, उसका कई क्वेश्चंस बनेंगे उसके ऊपर। अभी देखो, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए लवर्स कंप्लेंट। अब लवर्स कंप्लेंट आपने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो इसकी वीडियो मैं कल बनाऊंगा। लवर्स कंप्लेंट की वीडियो भी कल आ जाएगी आपकी, और फिनिक्स एंड टर्टल की वीडियो भी, दोनों की वीडियो मैं कल आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, उसको चेक कर लीजिएगा आप। और पोएटिक स्ट्रक्चर इसकी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी बेसिकली। इसके बाद फिर हम सोनेट्स की बात करेंगे। सोनेट्स के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो यूट्यूब पे डल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप कभी भी चेक कर लो। और उसके क्वेश्चंस आपके परसों शाम को या कल शाम को हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर इसकी ट्रेजेडीज़ वगैरह उठाएंगे, और ट्रेजेडीज़ उठती जाएंगी, उनकी स्टोरीज आपके यूट्यूब पे डालूंगा, और क्वेश्चंस आपके यहाँ डालते जाएंगे। समझोगे मैं क्या करूँ? तो तैयार रखिए अपना जो भी है। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए लवर्स कंप्लेंट। एक लवर्स कंप्लेंट एक पोएम है, इसके बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो चेक करना है। समझिए, पहला है, इट इज अ 7 लाइन स्टेंजा पोएम नॉन एज रॉयल, यानी कि राइम रॉयल, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अच्छा, 7 लाइन स्टेंजा पोएम एक और थी, कौन सी थी? रेप ऑफ लिक्रिस, और वो भी राइम रॉयल में लिखी हुई है, मालूम है। दोनों पोएम्स राइम रॉयल में लिखी है, इसलिए दोनों में सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है कि ये भी 7 लाइन स्टेंजा है और इसमें भी राइम रॉयल है, और जो रेप ऑफ लिक्रिस है उसमें भी राइम रॉयल है, और उसमें भी एक महिला है जो परेशान रहती है, और इसमें भी लगभग स्टोरी इस टाइप से जाएगी लवर्स कंप्लेंट को लेके। ये भी अपने मतलब लवर ओवर से लेके शिकायत ही रहती हैं इसमें, तो ये डिस्कस करेंगे जो भी है। और इट इज़ नॉट ए नैरेटिव पोएम, ये नैरेटिव पोएम नहीं है, नहीं गलत बात, ये नैरेटिव पोएम है, ये भी एक नैरेटिव पोएम है। और इट इज़ नॉन एज ए म्यूजियम पीस, नहीं म्यूजियम पीस ये नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते नैरेटिव पोएम नहीं है, गलत बात, ये नैरेटिव पोएम है ये भी एक। और इसको म्यूजियम पीस नहीं कहा था, इसको म्यूजियम पीस किसको कहा था? म्यूजियम पीस किसको कहा था? अबे वाह, रेप ऑफ ल्यूक्रियस, ठीक है ना। और इसका जो प्लॉट है वो एरेडिया में है, नहीं ऐसा नहीं है, एरेडिया में जो प्लॉट सेट हुआ है वो हुआ रेप ऑफ ल्यूक्रियस का, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा दिमाग लगाना, इस क्वेश्चन में तीनों चीज़ें गलत हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो बहुत सिंपल से बोलते हैं, आपको जो ना 2-3 पोएम्स के मिक्सिंग क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको 2-3 पॉइंट्स पता है, जैसे कि रेप ऑफ ल्यूक्रियस के बारे में मान लो आपको मालूम है 3-4 चीज़ें, या दूसरी पोएम्स के बारे में आपको 3-4 फैक्ट्स मालूम है, तो उनको मिक्स कर देते, तो आप वहाँ पे क्रिस्टल क्लैरिटी रखना कि ये फैक्ट तो उसका है, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को कैसे देखना है? चलिए आगे आइए, तो फैक्ट समझ के चलना धीरे। एक है द लवर्स कंप्लेंट वाज पब्लिश्ड इन 1609, लेकिन किसने पब्लिश किया था? विलियम जैगर्ड ने, आइजैक जैगर्ड ने, जॉर्ज चैपमैन ने, और थॉमस थॉर्प ने। देखो, विलियम जैगर्ड और आइजैक जैगर्ड जो थे, आप इनका नाम सुना होगा, इजैक जैगर्ड भी बोलते हैं इसको, आइजैक बोल लो, इजैक बोल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है आपके कंपटीशन के लिए। तो विलियम जैगर्ड और इजैक जैगर्ड जो थे, ये तो प्रिंटर्स थे, एक टाइप के पब्लिशर्स थे सोनेट्स के, है ना। सोनेट्स के थे, फोलियोज के, और फर्स्ट फोलियो के ही थे, ठीक है ना। सेकंड फोलियो के टाइम पे तो ये मर गया था, इसको दूसरे को ऑथर मिल गए थे, दूसरे को, मतलब समझ गए इस चीज़ को। तो फिर उसकी वाइफ को मिले, फिर वाइफ से हस्बैंड, बड़ा लंबा कहानी है उसकी फोलियोज के बारे में भी। लेकिन इन दोनों का नाम तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समझ के चलिएगा, लवर कंप्लेंट सोनेट में हुआ था, उसको सोनेट में लिखा गया था, ठीक है ना। और विलियम जैगर्ड और इजैक जैगर्ड जो थे, इन्होंने फोलियोज पब्लिश किए थे, अरे क्लियर है ना। और 1609 में तो वैसे भी नहीं थे, क्योंकि इन दोनों ने जो पब्लिश किए थे वो कब किए थे? 1623 में लगभग। आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना क्वेश्चन के ऊपर, भाई ये दोनों का नाम जुड़ा है फोलियोज से, और फर्स्ट फोलियो कब आया था विलियम शेक्सपियर का? 1623 में आया था। तो इन दोनों का नाम तो यहाँ से रिलेट होगा ना। जॉर्ज चैपमैन का नाम यहाँ पे कहीं आता नहीं है, तो इसमें जो पॉइंट है 1609 में था थॉमस थॉर्प। थॉमस थॉर्प जो था, इसने 1609 में सोनेट्स में इस पोएम को इंक्लूड किया था। समझ जाओगे मैं क्या करूँ? और सोनेट्स की डेट ही यहाँ से स्टार्ट है, जो छपने की डेट्स हैं वो 1609 में सोनेट्स थे, ना कि उसके फोलियोज। इसको समझ के चलिए, नेक्स्ट आइए। टू विच ऑफ दीज वर्क्स do critics give opinion that it is by Shakespeare though of inferior quality of his other works? यानी समझो इस चीज़ को ध्यान से, इनमें से कोई सा एक ऐसा वर्क है विलियम शेक्सपियर का, जैसे रेप ऑफ ल्यूक्रियस, एक लवर्स कंप्लेंट, व्हेन माय लव,
और फिनिक्स एंड द टर्टल। ये ऐसा वर्क है विलियम शेक्सपियर का जिसे कहा गया कि यार ये शेक्सपियर ने लिखा तो है लेकिन ये शेक्सपियर की मतलब क्वालिटी का नहीं है। किस वर्क के लिए कहा गया था बताइए? मेटाफिजिकल था तो मेटाफिजिकल तो बढ़िया हो गया था ना। इसमें मुझे भी कंफ्यूजन है, इन दोनों में चेक हो सकता है क्योंकि जब इतने क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूजन हो सकता है। लवर्स कंप्लेंट है मेरे हिसाब से, बाकी इसको मैं कल बता पाऊंगा, मुझसे आप पूछ लेना। मेरे हिसाब से लवर्स कंप्लेंट है ये। फिनिक्स एंड टर्टल तो चलो एक बार देखना पड़ेगा, इस पर ज़्यादा बहस नहीं करते, जो कंफर्म नहीं है तो देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इन 1601 ए कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड बाय। 1601 में कलेक्शन ऑफ सोनेट पब्लिश हुआ था, किसने किया था? हाँ, सोनेट्स पब्लिश। तो अभी क्वेश्चन बन रहा है, लवर्स कंप्लेंट को 1609 में सोनेट्स में इंक्लूड किया गया था, थॉमस थॉर्प ने किया था। तो थॉमस थॉर्प भी तो कर रहा था ना, तो वहां जो पॉइंट जाएगा 1601 में भी कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड बाय थॉमस थॉर्प। और ये तो विलियम हर्बर्ट है, WH कंफ्यूज करने के लिए लिखा उसने विलियम हर्बर्ट है, और ये आदमी तो वैसे ही चिढ़ता था इससे। रॉबर्ट ग्रीन और ग्रीन पहले जो जॉर्ज पहले जो थे ये तो वैसे ही थे, इसे अलग ही रहते थे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द डोमिनेंट इन शेक्सपियर ट्रेजेडीज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा डोमिनेंट वर्क, मतलब डोमिनेंट बात है जो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज के लिए कहा जा सकता है। कैरेक्टर इज डेस्टिनी, लव इज एटर्नल, द शो मस्ट गो ऑन और ट्रूथ ऑलवेज विंस। और याद रखिएगा इसकी ट्रेजेडीज के बारे में जो बहुत ही प्रभावशाली बात है वो ये है, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। इस वर्ड को ध्यान रखना लाइफ में हमेशा, कैरेक्टर इज डेस्टिनी इसकी ट्रेजेडीज का एक डोमिनेंट पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आइए, और ये सारे क्वेश्चंस को जो ना आप लोग नोट्स बना के चलना इसके। देखिए इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लास्टेड। एलिजाबेथन एज, हाँ जी समझ गए ना? कोई सी भी एक डेट पता हो, या तो मरने की डेट पता हो या उसके रानी बनने की डेट पता हो, तो क्वीन बनी थी 1558 में, ठीक है ना, और डेथ हुई थी 1603 में। तो कोई सी भी एक डेट हो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा, पहला वर्ड। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स डज नॉट बिलोंग टू एलिजाबेथन एज? इनमें से कौन सा ऑथर है जो एलिजाबेथन एज का नहीं है? क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फास्टस लिखा था इसने, और इसको कहा भी जाता था कि अगर ये कुछ दिन और जी जाता तो ये विलियम शेक्सपियर को भी सप्रेस कर सकता था, उसे मात दे सकता था। तो क्रिस्टोफर मार्लो तो था। बेन जॉनसन तो शेक्सपियर का एक टाइप का मान लीजिए दोस्त ही था उसका, तो ये ठीक है ना। और एडमंड स्पेंसर भी उसी टाइम का था, एलिजाबेथन एज का था। जॉन मिल्टन नहीं था, जॉन मिल्टन तो बाद में आया था जाके। नेक्स्ट देखिए क्या करें, हाँ जैकोबियन में। नेक्स्ट देखिए, इन विच सेंचुरी डिड द रेनेसा बिगिन इन इटली? ये क्वेश्चन ध्यान से समझिए। रेनेसा इन इंग्लैंड को माना जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ ने रेनेसा को बहुत पावर दिया था। रेनेसा उसके टाइम पे बहुत फला फूला था, और वो टाइम था 16th सेंचुरी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन उठता है इटली में कब आया था? 14th सेंचुरी में। इटली में बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था। और इटली से कहाँ गया फिर रेनेसा? फ्रांस, और फ्रांस से होता हुआ फिर इंग्लैंड आया। वो यूरोप का एरिया को कवर करता हुआ रेनेसा आया। उसके लिए पूरी क्लास देखो, पिछली जाकर रेनेसा की बताई थी मैंने, याद है पॉइंट ये? तो रेनेसा जो इंग्लैंड में पढ़ा जाता है 14th सेंचुरी से पढ़ा जाता है, इसमें 16th सेंचुरी से पढ़ा जाता है, ठीक है ना। 15th to 16th मान लीजिए आप, 15th सेंचुरी में ही उसका असर शुरू हो गया था, ठीक है। लेकिन 16th सेंचुरी में तो इसका प्राइम टाइम माना जाता है कि इस टाइम पे तो ये पीक पे था। पर फिर भी 14th सेंचुरी में स्टार्ट हो चुका था ये इटली के अंदर। तो ये कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है बच्चे 16th सेंचुरी करके आता है इसमें, वो ध्यान नहीं देते। इंग्लैंड नहीं पूछा, इटली पूछा है। नेक्स्ट देखिए, द फ्रेज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा रेफर्स टू? हाँ, जॉफ्री चॉसर, इसी को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। नेक्स्ट,
Which of the following works of Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided signs of immaturity? Venus and Adonis. देखो, The Passionate Pilgrim जो है ये तो एक पूरी 21 पोएम्स का एक कलेक्शन है, तो यहाँ तो एक पोएम इसमें कह नहीं सकते. रेप ऑफ लुसिरिस कितने लाइन्स में लिखी है? ये 7 लाइन्स में लिखा हुआ है. लवर्स कंप्लेंट ये भी 7 लाइन्स में लिखा है. वो 6 लाइन पूछना, अगर तुम्हें ये मालूम है तो ये अपने आप आंसर मिल जाएगा इसका. तो या तो सटीक आंसर पता हो या उसके आसपास के ऑप्शंस के आंसर्स पता हो, तो वहां से क्रॉस चेक करोगे तो आप सही आंसर पे पहुंच जाओगे. समझ रहे? अगला क्वेश्चन आइए. द पैशनेट पिलग्रिम इज एन एंथोलॉजी, मतलब कलेक्शन है, इज एन एंथोलॉजी ऑफ 20 पोएम्स. कहीं 21 लिखा है, कहीं 20 लिखा है, वो देख लेना. द पैशनेट पिलग्रिम इज एन एंथोलॉजी ऑफ 20 पोएम्स एट्रीब्यूटेड टू विलियम शेक्सपियर. इसने पूरी थ्योरी लिख दी यहाँ पर कि 20 पोएम का कलेक्शन है, विलियम शेक्सपियर को एट्रीब्यूट किया गया था. क्लियर है ना? ये किसने पब्लिश किया था? हैं जी? विलियम जैगर्ड. अब इसको ध्यान रखिएगा, विलियम जैगर्ड इजैक जैगर्ड का फादर था, मालूम है? और हाँ, जब इसकी डेथ हुई थी तो फिर उसके फोलियोज का जो पब्लिशिंग प्रिंटिंग मिली थी वो मिल गई, तो इजैक जैगर्ड को मिल गया था. विलियम जैगर्ड ने ये जो 20 पोएम्स, देखो थॉमस थॉर्प ने भी कुछ किया था. इसने ए लवर्स कंप्लेंट को ऐड किया था सोनेट्स में 1609 में, मालूम है? 1601 में भी इसका रोल रहा है. लेकिन इस ध्यान रखना, पूरा जो ये लिखा है ना, द पैशनेट पिलग्रिम को जो पब्लिश किया था वो क्या था? विलियम जैगर्ड ने. ये विलियम जैगर्ड ने इसको पब्लिश किया है. नेक्स्ट आइए. ये फोलियो तो बहुत ज़्यादा फेमस रही है ना इसके. तो क्या देखो, आप फोलियोज एक बार पढ़ के देखोगे, मैं आपको बता देता हूँ. विलियम जैगर्ड ने भी फोलियोज किए थे, लेकिन विलियम जैगर्ड की उस टाइम पे डेथ हो गई थी 16 मेरे हिसाब से 27 के आसपास में. हाँ ठीक है ना. फिर इजैक जैगर्ड वगैरह आए थे, उन लोगों ने इस काम को करना स्टार्ट किया था 27 में. तो इजैक जैगर्ड शायद देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, कंफ्यूजन बनता है इन चीज़ों में. लेकिन विलियम जैगर्ड और इजैक जैगर्ड जो थे ये फोलियो से रिलेटेड है. लेकिन फोलियो जो फर्स्ट फोलियो का जो मेन वर्क मिला था वो इजैक जैगर्ड को मिल गया था. इसके हाथ में बागडोर आ गई थी. लेकिन ये तो फादर था ना, ये बूढ़ा हो चुका था, अंधा हो चुका था लास्ट में आता आता. आपने पढ़ा होगा ना, बताया था इसके बारे में कि लास्ट में आता था ये अंधा हो गया था, बहुत बीमार हो गया था, ठीक है ना. फिर ये डेथ हो गई थी, तो इसके जो ना पब्लिश कर ही नहीं पाया था बेसिकली फोलियो को. फिर वो सारी बागडोर ली थी इसके बेटे ने, इजैक जैगर्ड ने. फिर लास्ट में आके वो भी एक्सपायर हो गया था. उसके बाद फिर उसके जो राइट्स थे वो ट्रांसफ़र कर दिए गए थे दूसरे बंदे को. फिर वो भी एक्सपायर हो गए, तो फिर उसकी वाइफ की शादी हो गई थी किसी और से. फिर वहाँ पे मतलब ये पॉइंट समझ के चलना है इसमें. तो विलियम जैगर्ड जो है ये तो बहुत पहले से था, ये एक जवान आदमी रहा होगा, ये तो बहुत पहले से था. लेकिन इसने सोनेट्स को भी पब्लिश किया था. लेकिन सोनेट्स में भी ध्यान रखिएगा, पैशनेट पिलग्रिम जो है वो पब्लिश किए थे इसी बंदे ने, विलियम जैगर्ड ने. और जो सोनेट्स वाली बात आती है, जहां भी सोनेट की बात आएगी वहां पे थॉमस थॉर्प का नाम आएगा, ध्यान रखना. क्वेश्चन आया भी तो था इसमें एक. हाँ हाँ, तो तभी तो उसके नहीं 1623 को पढ़ के देखोगे आप, उसमें वहां पे मैंने बताया भी था कि 1623 में फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था. लेकिन उसकी प्रिंटिंग शुरू की थी विलियम जैगर्ड ने, पर विलियम जैगर्ड उसको सेलिंग पे ला नहीं पाया था, वो बिक नहीं पाए थे, तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी. तो वो सारा जो सेल परचेज जितना भी हुआ था, सारी बागडोर जो थी वो इजैक जैगर्ड के हाथ में आ गई थी, इसके बेटे के हाथ में. अरे तभी तो कह रहा हूँ, समझ नहीं रहे आप. इसने प्रिंटिंग शुरू कर दी थी, बड़े प्रिंटर थे उस टाइम के वहाँ के इंग्लैंड के, प्रिंटिंग शुरू हो चुकी थी. लेकिन जिससे पहले कि वो फोलियो मार्केट में जाते उससे पहले विलियम जैगर्ड मर चुका था, और मार्केट में पब्लिश हुए हैं वो 23 में 1623 में. तो बागडोर किस पे आई उसकी सारी की सारी? इसके बेटे पे, इजैक जैगर्ड पे. ये पढ़ के देखना, फोलियोज में करा रखा है मैंने आपको सारा पॉइंट यहाँ पे. फर्स्ट फोलियोज को पढ़ के देखना कि विलियम जैगर्ड जो था इसी ने प्रिंटिंग स्टार्ट कराई थी. लेकिन इससे पहले कि वो मार्केट में पब्लिश होकर प्रिंट होकर जाते इसकी डेथ हो चुकी थी, 1623 से पहले मर चुका था.
तो लेकिन फर्स्ट फोलियो कब आया 1623 में। तो फिर इसके बेटे ने उस काम को किया था, इसका जो काम था उसके बेटे ने आगे बढ़ाया था, इज़ैक जगर्ड ने। इसे वही तो कह रहा हूँ मैं बार बार, नहीं समझे बीबी? इसको तो याद करके देखिएगा इसमें। और देखो जहां भी सोनेट की बात आती है तो उसमें नाम जाता है थॉमस थॉर्प का, सोनेट्स का नाम जो जाएगा, और ये कंफ्यूजन बनता ही बनता है इसमें। सोनेट्स में जाएगा थॉमस थॉर्प का नाम जाएगा। और यहां जो पॉइंट है, ये क्वेश्चन देखो ये क्या लिखा हुआ है, पैसिनेट पिलग्रिम को पब्लिश किया था किसने? विलियम जगर्ड ने। ये ध्यान रखना है इसमें। पैसिनेट में 20 पोएम्स थी, 21 भी आती हैं कई बार, कुछ 21 कहते हैं कुछ 20 कहते हैं, लेकिन 20 ज़्यादातर मुझे जो बुक्स में मिला वो 20 ही मिला है, जिनमें से 5 पोएम्स सिर्फ विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। और ये पूरा पैसिनेट पिलग्रिम एंथोलॉजी है 20 पोएम्स का, और ये एट्रीब्यूट किया था विलियम शेक्सपियर को, और ये पब्लिश हुआ था विलियम जगर्ड के द्वारा। ये सोनेट्स नहीं है, सोनेट्स में जो नाम आता है वो आता है थॉमस थॉर्प का, ठीक है ना। और बाकी जो फोलियोज आप पढ़ेंगे तो फोलियोज में विलियम जगर्ड का नाम भी आएगा, और विलियम जगर्ड के बेटे का नाम भी आएगा, इज़ैक जगर्ड का भी। चलिए नेक्स्ट आइए, ये ग्रामर के क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखिए। विच काइंड ऑफ द सेंटेंस इज द फॉलोइंग, ये सेंटेंस कैसा है? ही कन्फेस्ड दैट ही हैज कमिटेड द क्राइम। बताइए कौन सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल या इंपैरेटिव? देखो सिंपल सेंटेंस का सीधी पहचान है, उस सेंटेंस में कहीं भी कोई कंजंक्शन नहीं होगा। कंजंक्शन का काम होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ना। जितने भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं और कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, ये दो सेंटेंसेस कंजंक्शन से जुड़ते हैं, लेकिन सिंपल सेंटेंस में कभी भी कंजंक्शन नहीं होता है। ये पॉइंट समझ के चलना, अपने नोट्स बनाना है जैसे आपको बनाने हो। और जो इंपैरेटिव सेंटेंस होता है, ये वो सेंटेंस है जिसकी स्टार्टिंग होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जैसे उसने कहा ओपन द डोर, हेल्प मी, सिट डाउन, ये इंपैरेटिव है। तो ऐसा तो सेंटेंस है नहीं है, तो इंपैरेटिव नहीं हो सकता। कंजंक्शन में दैट लिखा है तो ये सिंपल नहीं हो सकता। अब आपके पास बचते हैं दो ऑप्शन, या तो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड का सीधा सा पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। या तो इनके कंजंक्शंस याद कर लो, क्योंकि मैं ट्यूसडे में लूँगा ग्रामर की क्लास, मंडे में लूँगा लिटरेरी टर्म्स, ट्यूसडे में लूँगा ग्रामर की क्लास। वहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस के जो कंजंक्शंस हैं मैं उनको लिखवा दूंगा। कंपाउंड के जो कंजंक्शंस होते हैं वो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से बस जोड़ते हैं, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप बहुत बड़ी नहीं होती। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो अपना अर्थ तभी पूरा कर सकता है जब आगे का क्लोज आप पढ़ोगे। जैसे उसने कहा ही कन्फेस्ड, उसने कन्फेशन किया। क्या कन्फेशन किया? आगे लिखा हुआ है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जाएगी, इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये क्लॉजेज आपकी चल रही होंगी बैच में, तो प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सब नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ग्रामर में जाके चेक कीजिएगा, ग्रामर में सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर जुड़ती है तो उसकी पहचान क्या है, और जब सबऑर्डिनेट क्लॉज से सेंटेंस जुड़ेगा तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज से सेंटेंस जुड़ेगा तो उसे बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब इनके कंजंक्शंस हैं, सबऑर्डिनेट 3 टाइप की है, कोऑर्डिनेट 4 टाइप की है। इनके सारों के नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। सबऑर्डिनेट के 3 टाइप है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, सब कॉम्प्लेक्स है। और कोऑर्डिनेट के 4 टाइप है, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव और एडवर्जेटिव। ये सारा का सारा कंपाउंड है। समझोगे मैं क्या करूं? तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिए। आपको कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस पहचानने पड़ेंगे, एक ना एक क्वेश्चन इस तरह का बनेगा आपके एग्जाम में जाके। चलिए, पर फिर भी ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नो सूनर फॉर एज सून एज, यानी कि सेंटेंस में जहां पे एज सून एज लिखा है उसकी जगह पे क्या यूज करना है? नो सूनर। समझ रहे हैं? उसने कहा कि जहां पे एज सून एज लिखा है उसकी जगह पे आप सेंटेंस में यूज कीजिए नो सूनर। नो सूनर को यूज करना है सेंटेंस में। अब सेंटेंस देखो पहले क्या लिखा है, पहले मैं नो सूनर का पॉइंट बता देता हूं, चाहो तो नोट कर लीजिएगा इसे एक बार। जब भी कहीं सेंटेंस में नो सूनर का इस्तेमाल करना हो शुरुआत में, हाँ, तो नो सूनर जहां सेंटेंस की शुरुआत में आएगा, एक तो ध्यान रखना इसके सेंटेंस में कॉम्बिनेशन बनेगा देन का, THAN। एग्जामिनर एक कॉम्बिनेशन लिखेगा वैन का, जो कि गलत होगा, देन होना चाहिए, क्योंकि सूनर कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव के साथ देन आता है। तो इन 4-5 ऑप्शन में एक तो ये जरूर चेक करना कि नो सूनर के साथ में देन आना चाहिए। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, नो सूनर के बाद पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा।
फिर सेंटेंस की मेन वर्ब जाएगी, इसे बोलते हैं पार्शियल इन्वर्जन। नाम नोट कर लीजिएगा इसका, ये होता है पार्शियल इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन का मतलब होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। तो जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हो और क्वेश्चन मार्क ना हो, यानी कि वो इंटरोगेटिव ना हो, तो पार्शियल इन्वर्जन का सेंटेंस होगा। जैसे अपने क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, हमें क्या क्या चेक करना है। इस सेंटेंस में उसने कहा कि इसमें, अच्छा यही ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि जी ग्रामर ऐसी आती है, अजीब सी आती है। कुछ नहीं आती, अगर थियोरेटिकल कंसेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसको आपसे कुछ लोग कहेंगे कि टीजीटी ग्रामर बिल्कुल अलग है, कुछ नहीं है यार, रेगुलेशंस के ऊपर है। नो सुनर, अच्छा मेरी टीजीटी में हमेशा मुझे एक समस्या रहती है, मैं कभी एग्जाम तो दिया नहीं हूँ लेकिन एक समस्या रहती है, मुझे सन याद नहीं होते पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, चोट लग गई थी सर पे, क्या हुआ था, थोड़े बहुत सन याद रहते हैं और फिर मैं सन जल्दी भूल जाता हूँ। लेकिन मुझे एग्जाम मैंने मुझे सन याद नहीं रहता है कई बार तो तो भूल जाते हैं कई बार, सनों में प्रॉब्लम है शुरू से ही। देखिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसने कहा कि एज सुन एज शी केम होम, क्योंकि देखो हर आदमी सब कुछ नहीं कर सकता लाइफ के अंदर, मतलब वो गाना भी सुना होगा, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ठीक है ना, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता, सुना है ना आपको। तो कुछ चीज़ें हैं भूल जाते हैं हम लोग भी, ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। तो इस चीज़ से कभी, ये टीचर का काम ये नहीं है कि चीज़ों को रटे, ये पर्टिकुलर रटना है काम तो आप लोगों का है। हम लोग तो देख के एक्सप्लेनेशन है, तुम्हें समझाना चाहिए, हर हाल में समझ में आना चाहिए बस तुम लोगों को। देखिए आपने कहा एज सुन एज शी केम होम, शुरुआत में लिखा है एज सुन एज, तो हमें एज सुन एज की जगह पे क्या लाना है, नो सुनर लाना, नो सुनर नो सुनर नो सुनर नो सुनर। और नो सुनर के बाद जो सब्जेक्ट होगा उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ लिखा है डिड, लेकिन डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ कौन सी फॉर्म लिखी है, सेकंड फॉर्म। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें लिखा है नो सुनर डिड, डिड के साथ लिखा है फर्स्ट फॉर्म, और आगे जाके क्या मिलना चाहिए, देन। तो यहाँ लगभग सही, सब कुछ सही लिखा है। इसमें लिखा है नो सुनर के बाद सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है क्या, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब है, कम भी लिखा है, लेकिन आगे जाके क्या लिखा है, व्हेन। तो सिर्फ ये कॉम्बिनेशन ही चेक करें, अनाड़ी बच्चा पूरा सेंटेंस पढ़ेगा बैठ के। उसने जब कहा कि नो सुनर में चेंज करो, तो नो सुनर के कुछ पॉइंट्स हैं, बस वो ध्यान रखो। नो सुनर के साथ कोरिलेट करेगा देन, और सब्जेक्ट से पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो उस हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब देख लो, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि यहाँ नहीं लिखी है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखी है, देन भी लिखा है वो भी सही है। यहाँ सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी हुई है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखी है, फर्स्ट फॉर्म भी लिखी है, लेकिन यहाँ व्हेन लिखा है। बस यही चीज़ देखनी है आपको सेंटेंस में, समझो मैं क्या करूँ। तो ना ये सेंटेंस पढ़ना है ना ये पढ़ना है, हो जाएगा। इसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, सेकंड ऑप्शन। ना इतना आसान नहीं होता सब कुछ, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी नहीं ना, कभी भी शुरू से ही था कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लेना है। आवाज़ चली गई क्या मेरी, आ रही है, चलिए। वो कह रहा है चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। अब ध्यान से देखो, उसने जब भी वो कहे सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो आपको नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज या एडवर्ब क्लोज बनानी पड़ेगी। इसके लिए क्लॉजेस वाली क्लास लो। जब भी वो कहे कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाओ, तो सिंपल का मतलब है आपको कंजंक्शंस हटाने हैं, सबसे पहले ध्यान रखो। तो इन सारे ऑप्शन में इसने कहा कि वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, तो यहाँ एक कंजंक्शन है वाइल, तो आपको कंजंक्शंस हटाने हैं। इसमें सो लॉन्ग एज कंजंक्शन है, कंजंक्शन होता है दो सेंटेंस को जोड़ने वाला पार्ट। एक सेंटेंस हुआ देयर इज लाइफ, एक सेंटेंस हुआ देयर इज होप। इसने देयर इज लाइफ देयर इज होप को सो लॉन्ग एज से जोड़ दिया, ये ऑप्शन नहीं जा सकता। इसने अंटिल से जोड़ दिया देयर इज होप देयर इज लाइफ, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसने वेयर से जोड़ दिया, ठीक है ना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी, लाइफ एंड होप आर इनसेपरेबल। जब भी वो सिंपल सेंटेंस आपसे बनवाए तो आपको क्या करना है, कंजंक्शंस हटाने हैं। फ्रेजेस का सहारा ले सकते हो लेकिन क्लॉजेस का सहारा नहीं ले सकते हो। तो फ्रेज और क्लॉज में क्या फ़र्क है, इसको डिस्कस करेंगे कभी क्लास में आप लोगों से, लेकिन पहले ट्रिक समझ लीजिए कैसे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्या करें,
फ्रेजेस समझा दूंगा, उसमें कभी क्लास आएगी, जैसे ट्यूसडे में क्लास लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन को देखो ध्यान से। वाइल चेंजिंग अ डायरेक्ट सेंटेंस इनटू एन इनडायरेक्ट सेंटेंस, जब एक डायरेक्ट सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं, विच ऑफ दिस रूल, विच ऑफ द रूल्स, या जो भी विच ऑफ दीज रूल्स हो गए, विच ऑफ दीज रूल्स इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ नरेशन। यानी जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े आपने, जब डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इनमें कोई ऐसा रूल है जो सही नहीं है, इनमें कोई ना कोई एक रूल गलत है। अब उस गलत रूल को चेक करना है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स आपको समझ में आने चाहिए और कुछ तरीका नहीं लगाना, बस अपने हिसाब से समझो। जैसे पहला सेंटेंस है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच अंदर वाला पार्ट होता है। उसने कहा इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, कि अगर सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो नियम ये होता है अंदर का टेंस भी पास्ट होगा। तो वो यही कह रहा है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस एंड द रिपोर्टेड स्टेटमेंट इज ए हैबिचुअल एक्शन और ए यूनिवर्सल फैक्ट। ध्यान दो उसने क्या कहा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच हैबिचुअल एक्शन है और यूनिवर्सल फैक्ट है, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। ये तो सही है, चेंज होता है नहीं होता है? नहीं होता। तो इसने कर रहा है क्या है वो? नहीं कर रहा। तो वो पूछ क्या रहा है ऑप्शन में, देखना एक बार, विच रूल इज नॉट ट्रू। तो ये तो सही रूल है, ये तो बिल्कुल ठीक रूल है। अब अगला क्वेश्चन देखो, द प्रिंसिपल सेंटेंस, या प्रिंसिपल सेंटेंस का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब। द प्रिंसिपल सेंटेंस, इफ द प्रिंसिपल सेंटेंस रेफर्स टू पास्ट, अगर प्रिंसिपल सेंटेंस पास्ट है बट टुडे इन टाइम, टुडे इन टाइम का मतलब है बात आज की ही चल रही है, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस इन पास्ट परफेक्ट टेंस इफ इट इज पास्ट इंडेफिनिट। ये गलत है। अब इसको डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में कि ऐसा गलत क्यों है। पहले सारे ऑप्शन देख लीजिए आप इसमें। इसका मीनिंग है, इसने कहा कि अगर आपके सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो अंदर का टेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। ऐसा होता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। पर एक लाइन वो यहाँ पे अप्लाई कर गया, बट टुडे इन टाइम, बात आज की ही चल रही है, तब उसे चेंज करेंगे नहीं करेंगे? मैं कह रहा हूं नहीं करेंगे। उसको डिस्कस करेंगे अभी ऐसा क्या करना है, उसको समझिएगा। थर्ड ऑप्शन देखो, वाइल नरेटिंग इन ऑन वर्ड्स, जब नरेटिंग इन ऑन वर्ड्स का मतलब है जब हम उसे इनडायरेक्ट बना रहे हैं। इनडायरेक्ट में ये तो ना अपने शब्दों में सेंटेंस बनाया जाता है, तो उसने कहा कि वाइल नरेटिंग इन ऑन वर्ड्स, जब उसे इनडायरेक्ट बना रहे हैं, द वर्ब ऑफ प्रिंसिपल सेंटेंस, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है, इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ द स्टेटमेंट। बिल्कुल सही तो है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ और ये लिखे हुए वर्ब यहाँ पे, तो जब इसे चेंज करोगे तो यहाँ जो वर्ब है उसको इसी के हिसाब से तो बनाओगे ना। अगर यहाँ पे ऑर्डर लिखा है तो ऑर्डर लिखोगे, ही ऑर्डर्ड मी। यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखा है तो रिक्वेस्ट लिखोगे, यहाँ पे गाली लिखी है तो गाली लिखोगे, कॉन्ग्रेचुलेशन तो कॉन्ग्रेचुलेट करोगे। तो बिल्कुल सही लिखा है कि जब नरेट करते हैं अपने शब्दों में तो द वर्ब ऑफ प्रिंसिपल सेंटेंस इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ द स्टेटमेंट। बिल्कुल स्टेटमेंट मतलब इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर का पार्ट है। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है कि चेंज हो जाता है, कहाँ गया ये वाला, बिकॉज यूनिवर्सल फैक्ट चेंज नहीं होता, ये भी सही ऑप्शन है। अब इस वाले ऑप्शन को समझो, इसका चक्कर क्या है, क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, I told him, इन्वर्टेड कॉमास, टोल्ड का सेड टू भी लिख सकता है, टोल्ड भी लिख सकता है, कोई सरदर्दी वाली बात नहीं। I told him I went to Delhi। मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखा, I told him I went to Delhi, तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी प्रिंसिपल सेंटेंस पास्ट टेंस है, अंदर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, तो जब आप इसे चेंज करेंगे तो इसकी वर्ब इसके हिसाब से चेंज होगी। आपने क्वेश्चन पूछा है, बताया है, तो बताया है तो टोल्ड ही आएगा। तो जो थर्ड ऑप्शन था कि इसकी वर्ब जो चेंज होती है बिल्कुल इसी के हिसाब से होती है, बिल्कुल सही था ऑप्शन वो वाला। उसने कहा आई टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमास की जगह लगेगा दैट, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन के हिसाब से आई, पास्ट इंडेफिनिट है, इधर पास्ट टेंस है, उधर पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड गॉन,
क्लियर? लेकिन अगर यहां पर एक टुडे का टाइम लिखा हुआ है, आप समझिएगा इस पॉइंट को, अगर टुडे टाइम लिखा है, वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा अभी आपको, हो सकता है उसमें कुछ गलती हो, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं उसको, अभी दोबारा देखेंगे। अगर मैंने एक सेंटेंस बोला टुडे आई सेड टू हिम, वो क्वेश्चन देखूंगा एक बार ध्यान से, वो क्वेश्चन, वो ऑप्शन है क्या? टुडे आई सेड टू हिम, comma, inverted commas, I went to Mumbai yesterday. Today I said to him, I went to Mumbai yesterday. अब देखो इस पॉइंट में उसने कहा I said to him, पास्ट में कहा, लेकिन ये पास्ट था, लेकिन बात तो आज की चल रही है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, यस्टरडे को चेंज कर देते हैं। जब ये पास्ट है तो यस्टरडे को चेंज कर देते हैं किस में, द प्रीवियस डे में। लेकिन अगर टुडे इन टाइम लिखा है तो इसमें यस्टरडे को यस्टरडे ही रखना पड़ेगा, द प्रीवियस डे नहीं करेंगे। लेकिन अगर टुडे नहीं लिखा है तो यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाएगा। ये पॉइंट समझ के चलना है इसमें। तो उसने कहा कि अब उस ऑप्शन को देखो, क्या चीज़ वो चेंज करने के लिए मना कर रहा है, एक बार देखना। हाँ नहीं, वो तो रिपोर्टिंग वर्ब में है ना, टाइम तो रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होगा ना, अंदर वाला। इसने ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन था रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्टेटमेंट इज ए हैबिचुअल एक्शन है, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, बिल्कुल सही ऑप्शन है, नहीं करते हैं चेंज, ये सही ऑप्शन है। हमें तो वो छांटना जो सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सेकेंड लिखा है इसने, द प्रिंसिपल सेंटेंस रेफर्स टू पास्ट, के प्रिंसिपल सेंटेंस पास्ट टेंस है बट टुडे इन टाइम, यानी कि आज की बात चल रही है। द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस इन पास्ट परफेक्ट टेंस इफ इट इज, बिल्कुल सही है, टेंस चेंज हो जाएगा। देखो टेंस की समस्या नहीं है, टेंस चेंज हो जाएगा, टेंस में प्रॉब्लम नहीं है चेंज होने। लेकिन जैसे यस्टरडे है तो यस्टरडे को यस्टरडे रखना पड़ेगा, टाइम चेंज नहीं होगा अंदर का। टुमारो का प्रीवियस, टुमारो का नेक्स्ट डे नहीं करेंगे, टुमारो का टुमारो रह जाएगा। यदि मैं आज की बात कर रहा हूँ, इसका कारण समझो, वहां पे टाइम चेंज नहीं करते, टेंस जरूर चेंज हो जाता है। जैसे विल है तो विल का वुड हो जाएगा, ठीक है ना, टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, टाइम चेंज नहीं होगा। अब टाइम चेंज क्यों नहीं, तो उसका एक लॉजिक समझो, कारण क्या उसके पीछे। जैसे ये वाला सेंटेंस है, टुडे आई सेड टू हिम, तो आई वेंट, वेंट का तो आपको करना पड़ेगा हैड गॉन, वेंट जरूर चेंज होगा, हैड गॉन हो जाएगा। लेकिन यस्टरडे को यस्टरडे ही रखना पड़ेगा, इसके पीछे कारण है, समझिए क्या होता है। आज डेट कितनी है, 18 जून, टुडे है ना, ठीक है ना। अगर मैंने टुडे की बात की है तो यस्टरडे क्या होता है इसका, 17 जून यस्टरडे हो गया, और इसका टुमारो क्या हो गया, 19 जून। तो आज मैंने अपने भाई से पूछा, कब पूछा, पास्ट में पूछा, पॉइंट समझो। I asked my brother, मैंने अपने भाई से पूछा, पास्ट टेंस में पूछा, लेकिन पूछा तो आज ही है ना। जैसे आज सुबह आपने मुझसे पूछा, या जैसे आज आपने पूछा सर क्लास किस टाइम चलेगी, तो आज आपने पूछा क्लास किस टाइम चलेगी, तो टुडे आई आस्क्ड माय ब्रदर, मैंने अपने भाई से पूछा, वेयर विल यू गो, अब पॉइंट समझो, वेयर विल यू गो टुमारो, इस पॉइंट को समझा ध्यान से। तो मैंने अपने भाई से पूछा, कौन सी तारीख में पूछा, आज पूछा, और क्या पूछा कि कल कहां जाएगा। तो देखो प्रिंसिपल सेंटेंस पास्ट हो गया, तो पूछ तो पास्ट में लिया ना मैंने। अब पास्ट में जो बात पूछ ली, जो मेरे मुंह से पास्ट में बात निकली, वो पास्ट जाएगी, यानी कि विल तो नहीं आएगा, विल का क्या होगा, वुड होगा, यानी टेंस तो चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अब बात है टुमारो की, टुमारो होता है आज का कल। अब पॉइंट समझो, जो आज का आने वाला कल है वो टुमारो है, जो आज का बीता हुआ कल है वो यस्टरडे है। लेकिन अगर मैं बात करूं उस दिन का आने वाला कल, पॉइंट समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने आज ये बात ना पूछी होती, मैंने ये बात मान लीजिए पूछी होती उससे 2 जून को, अब 2 जून तो टुडे नहीं है ना, टुडे तो 18 जून है। मैंने कब पूछा था उससे,
2 जून को, तो 2 जून तो था, वो दिन था, वो वाला दिन था 2 जून, मुझे नहीं पता, आज नहीं था, लेकिन आज नहीं पूछा मैंने, उस दिन पूछा था। और उस दिन मैंने अपने भाई से पूछा था कि कल कहाँ जाएगा। तो कल जो वर्ड होता है ना, कल, वो कल आपको देखना है। अगर वो कल आज का है तो देखो ध्यान दीजिएगा इसमें, अगर टुडे का कल है आने वाला, तो टुडे का आने वाला कल होता है टुमारो, और टुडे का बीता हुआ कल होता है यस्टरडे। बहुत ध्यान समझ रहे इस पॉइंट को। लेकिन देखो मैं लिखवाई देता हूँ इस पॉइंट को। अगर तुम आज की बात कर रहे हो, टुडे का आने वाला जो कल होता है वो क्या होता है, टुमारो, और टुडे का बीता हुआ कल क्या होता है, यस्टरडे। लेकिन बात जब आज की ना हो के उस दिन की चल रही हो, कि ये उस दिन की बात है, उस दिन यानी दैट डे की बात है, इसलिए आपसे कहा जाता है टुडे का क्या कर देते हैं, दैट डे। तो जब दैट डे की बात है तो दैट डे का जो आने वाला कल होता है वो नेक्स्ट डे होता है, और दैट डे का जो बीता हुआ कल होता है वो लास्ट डे होता है या प्रीवियस डे होता है। इसलिए एक पॉइंट समझ के चलो, अगर एग्जामिनर ऐसा सेंटेंस बनाए जिसमें बात तो पास्ट में पूछी हो लेकिन पूछी आज ही हो, यानी कि मैंने अपने भाई से आज पूछा, आज सुबह मैंने अपने भाई से पूछा, कब पूछा, आज सुबह, कि कल कहाँ जाए, कल कहाँ जाएगा, तो कल कहाँ जाएगा तो आज पूछा है ना, तो आज का जो कल है वो टुमारो है। पॉइंट समझ रहे क्या करूं। अगर मैंने आज नहीं लिखा, मैंने अपने भाई से पूछा, आज नहीं पूछा, कभी पूछा था, यानी कब पूछा था, होगा कोई दिन, उस दिन पूछा था, ठीक है ना। और मैंने अपने भाई से उस दिन पूछा था कि कल कहाँ जाएगा, तो उस दिन का कल क्या है, नेक्स्ट डे। तो उस कंडीशन में आपको टुडे का मतलब उस कंडीशन में आपको टुमारो का क्या करना है, नेक्स्ट डे करना है, यस्टरडे का क्या करना है, लास्ट डे या प्रीवियस डे करना है, और टुडे का क्या करना है, दैट डे करना है। लेकिन अगर आपने टुडे ही पूछा है तो टुडे का टुमारो और यस्टरडे चेंज नहीं होगा। तो यहाँ जो पॉइंट है इसमें हल्का सा उसने एक सेंटेंस का रूल गड़बड़ कर दिया। रूल क्या किया इसने सेकंड ऑप्शन में, कि अगर प्रिंसिपल सेंटेंस पास्ट है और इसमें टुडे लिखा हुआ है कि आज की ही बात चल रही है, तो जब प्रेजेंट रिपोर्टेड स्पीच जो है, टेंस का जो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस इन पास्ट परफेक्ट टेंस इफ इट इज पास्ट टेंस, तो चेंज होगा, टेंस चेंज होगा। चेंज क्या नहीं होगा, टुडे और यस्टरडे या टुमारो ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, बाकी टेंस चेंज होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और वाइल नरेटिंग ऑन वर्ड्स, जब अपने शब्दों में नरेट कर रहे होते हैं तो वर्ब ऑफ प्रिंसिपल सेंटेंस इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ द स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है, ये भी होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है, सारे ऑप्शन ठीक है, नन ऑफ दीज आएगा, नन ऑफ दीज इज ट्रू। ये क्वेश्चन क्या था, सारे सही है, तो विच रूल इज नॉट ट्रू, नहीं यार ये ऑप्शन में गड़बड़ है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है, और ये ऑप्शन भी ठीक है, और जो चौथा ऑप्शन है, या तो चौथा ऑप्शन लिखने में मिसप्रिंट हुआ कहीं ना कहीं। ये नन ऑफ दीज इज ट्रू, नन ऑफ दीज इज ट्रू नहीं, ऑल ऑफ दीज आर ट्रू आएगा इसमें ऑप्शन, चेक कर लीजिएगा। यहाँ जो पॉइंट जाएगा, उसने पूछा ना कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो या तो ये ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हुआ लिखने में हमसे कहीं ना कहीं, इसकी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुआ होगा। यहाँ हो सकता था, देखो टेंस चेंज होता है, बिल्कुल सही है, टेंस चेंज होगा ही होगा, इसका ये मिसप्रिंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि सारे ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और नन ऑफ दिस इज ट्रू, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे ही ऑप्शन ठीक है बिल्कुल इसके। ये गलत क्वेश्चन है ये, मतलब इसके ऑप्शंस में कुछ ना कुछ मिसमैच है, देखना पड़ेगा। नन ऑफ दिस इज ट्रू ये तो गलत है, क्योंकि सारे ही ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये भी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, ये भी ठीक ऑप्शन है, ये भी ठीक ऑप्शन है। यहाँ पे टेंस चेंज होगा, बिल्कुल सही है, इसकी वर्ब ये कुछ ना कुछ छूटा है इस क्वेश्चन में। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखो, छूट जाता है क्वेश्चन में कई बार। एब्सर्ड थिएटर इज एसोसिएटेड विद द, एब्सर्ड थिएटर जो है वो इनमें से किसके साथ एसोसिएट है, वर्ल्ड ऑफ नथिंगनेस, वर्ल्ड ऑफ एब्सर्डिटी, थिएटर ऑफ सेक्सुअलिटी, नन ऑफ दीज। एब्सर्ड थिएटर का नाम सुना है, बताता ना एब्सर्ड थिएटर क्या था, सुना है, पढ़ के देखो, लिटरेरी टर्म में लिखवा रखा है एब्सर्ड थिएटर। कल पढ़ के आना लिटरेरी टर्म्स को सारी को। ये है वर्ल्ड ऑफ नथिंगनेस,
एब्सर्ड थिएटर में था वर्ल्ड ऑफ नथिंगनेस, ध्यान रखिएगा इसको, वर्ल्ड ऑफ नथिंगनेस। नेक्स्ट आइए, पढ़ लेना, वहां पे लिखवा रखा है सारा। विच जेनर इज रिलेटेड टू एंग्री यंग मैन, एंग्री यंग मैन इनमें से कौन से जेनर का है? एलिनेशन इफेक्ट, एल्यूजन, एंटी हीरो और या आर्काइज्म, आर्काइज्म जैसे बोलते हैं, कौन सा है? उसने कहा ना एंग्री यंग मैन, साफ साफ लिखवा रखा है वहां पे एंटी हीरो, एंटी हीरो में है ये लिटरेरी टर्म्स के भी तो क्वेश्चंस आएंगे ना आपके। और नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ए पोयम विच नरेट्स अ स्टोरी इन वर्ड्स इज कॉल्ड, जब एक इन वर्ड्स नरेट करती है स्टोरी तो उसे क्या बोलते हैं? नरेट्स अ स्टोरी इन वर्ड्स। अच्छा, इन वर्ड्स, ये इन और वर्ड्स अलग अलग है। जब एक स्टोरी को, एक पोयम जो किसी कहानी को शब्दों में कहती है, कविताओं के माध्यम से कहती है, उस कहानी को क्या कहते हैं? गा गा के कहानी सुनाते हैं, क्या बोलते हैं उसे? ओड, एलेजी, बैलेड या एपिक? ओड, ओड तो किसी की प्रशंसा में आ जाता ना, तो कौन सा जाएगा? एलेजी शोकगीत होता है, एपिक महाकाव्य होता है, ये होता है बैलेड। बैलेड, बैलेड जो वर्ड होता है, एलेजी नहीं, सॉरी एपिक नहीं, बैलेड। बैलेड एक सॉन्ग नैरेटिव पोयम है, एक पोयम है जिसको नैरेट करते हैं हम गीतों के जरिए। वर्सेस, वर्सेस का मतलब शायरी है, यहाँ पे गीत गा के शायरी के जरिए करते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द रिपीटिशन ऑफ द लाइन्स फॉर म्यूजिकल इफेक्ट इन ए बैलेड, क्या बोलते हैं? रेफरेन, मालूम है? रेफरेन बोलेंगे उसको। रेफरेन में क्या होता है कि एक दो लाइन को बार बार रिपीट किया जाएगा, उसका म्यूजिकल कंपोज, उसको म्यूजिकली कंपोज करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? हु इंट्रोड्यूस ए सोनेट विद 10 लाइन्स एंड ए हाफ, मैंने बताया था सोनेट 40 लाइन्स का होता है, उसके अलग अलग थे। पेट्रार्च ने सोनेट दिया था क्या? 10.5 लाइन का, 10.5 लाइन्स का सोनेट किसने दिया था? ये तीनों नाम तो आपको मालूम है। पेट्रार्च का जो सोनेट था वो 8+6 था। थॉमस वाइट उसी सोनेट को लेके इंग्लैंड में आया था। और एडमंड स्पेंसर ने भी सोनेट दिया था, उसमें क्या थे? क्वाट्रेन और क्वाट्रेन थे। कितने क्वाट्रेन थे उसमें? दो थे, तीन थे भाई। 14 लाइन पोएम होती है आपकी सोनेट। पेट्रार्च ने बनाया था 8+6, 8 में क्या था? प्रॉब्लम, और 6 में क्या था? और फिर पोएम का स्ट्रक्चर होता 4+4+4+2। यही स्पेंसर, शेक्सपियर वगैरह ने इसी को चेंज किया था, फिर जाके थॉमस वाइट से इंग्लैंड में लेके आया था, इसने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये तो सोनेट 18 लाइन का था ना, सारे 14 लाइन के थे ना सारे के सारे। ये नाम याद रखिएगा इसमें, जेरार्ड मैनले हॉपकिंस, इसने इंट्रोड्यूस किया था 10.5 लाइन्स का सोनेट। बाकी शेक्सपियर मान लीजिए, एडमंड स्पेंसर मान लीजिए, थॉमस वाइट मान लीजिए, पेट्रार्च मान लीजिए, सबके सोनेट 14 लाइन्स के थे, लेकिन इसका सोनेट था 10.5 लाइन का। याद रखना इस पॉइंट को, ये नाम सबसे अलग है, इसको याद रखिएगा। बस यही क्वेश्चन है आज की क्लास में, ठीक है। अब कल जो क्लास रहेगी उसमें आपके दूसरे क्वेश्चन होंगे शेक्सपियर के जरिए, और इसकी जो पोएटिक फॉर्म है, जैसे पोएम है, दो है, कौन कौन सी? एक तो आपका कौन सा बताया था आज? फिनिक्स एंड द टर्टल, और दूसरा क्या था? लवर्स कंप्लेंट। इनका डिस्कशन मैं यूट्यूब में आज या कल मैं उसको डाल दूंगा, ठीक है ना। बाकी इनको पढ़ते रहिए, रेगुलर क्वेश्चन सोल्व कीजिए जितने आप कर सकते हैं, रोज क्वेश्चन सोल्व कीजिए, ये आपकी रेगुलर हैबिट में रहेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब एग्जाम्स में आए हुए हैं। वो जो ग्रामर का क्वेश्चन है उसको मैं देख लूंगा, उसको ऑप्शन कोई सही नहीं है उसमें से, वो सारे ऑप्शन उल्टे उल्टे लिखे हैं उसमें, कुछ ना कुछ या तो नोट वोट छुटा है, कुछ ना कुछ छुटा है उसमें। क्या करें?